एकेडमी में आप सभी का स्वागत है ना। जैसा कि हमारी फिजिक्स की रेगुलर क्लास चल रही थी, है ना, जो उत्तर प्रदेश पीसीएस, यूपी पीसीएस, समीक्षा अधिकारी, लोअर पीसीएस, है ना, अदर स्टेट्स के जितने भी एग्ज़ाम हो, यूपी ट्रिपल एससी का एग्ज़ाम हो, अदर स्टेट्स के जो भी एग्ज़ाम हो, उन सभी एग्ज़ामों के लिए, है ना, फिजिक्स का एक भी सिंगल क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। आप हमारी रेगुलर क्लास जो है अटेंड करते रहें, नोट्स बनाते रहें, याद करते रहें, और जो हम टेस्ट देते हैं उस टेस्ट को आप सोल्व करते रहें, है ना। और वीडियो को पूरा देखें, आखिर तक देखें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना। वीडियो को शेयर करें, कमेंट्स करें, ठीक है। चलिए, तो हमारा विषय है ना, विषय हमारा भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान, है ना। तो विषय हमारा भौतिक विज्ञान, ठीक। और भौतिक विज्ञान में जैसे कि हम पांच आपको मापक यंत्रों के बारे में बता रहे थे, है ना। तो आज जो 5 मापक यंत्र हैं उनके बारे में आप देख लें, ठीक। पहला हमारा मापक यंत्र है बैरोमीटर, बैरोमीटर, ठीक है। दूसरा हमारा मापक यंत्र है ऑडियोमीटर, ऑडियोमीटर, ठीक। तीसरा मापक यंत्र है हमारा एमीटर, खूब एग्जाम में आता है एमीटर। चौथा हमारा यंत्र है एनीमोमीटर, बहुत एग्जाम में आया है ये भी, एनीमोमीटर। एसएससी से लेकर तमाम एग्जामों में क्वेश्चन पूछा गया है एनीमोमीटर। और पांचवा है एक्सीलरोमीटर, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, देखिए, बैरोमीटर का इस्तेमाल करते हैं वायुमंडलीय, बैरोमीटर से हम नापते हैं वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब का मापन, वायुमंडलीय दाब का मापन करते हैं हम बैरोमीटर से, ठीक है। मैं जानकारी के लिए आपको बता दूं कि बैरोमीटर का आविष्कार किया था, बैरोमीटर को बनाया था इटली के वैज्ञानिक ई टोरसेली ने, ठीक है। किसने बनाया था? ई टोरसेली ने, है ना। इसका काम क्या है? एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर होता है, वायुमंडल का जो दाब होता है, उसको नापते हैं बैरोमीटर से। तीसरी बात, बैरोमीटर में भरा होता है पारा, बैरोमीटर में क्या भरा होता है? पारा भरा होता है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। चौथी बात, बैरोमीटर में भरा पारा अगर अचानक लुढ़क जाता है, अचानक पारा गिर जाता है, तो वो आंधी और तूफान की सूचना देता है, ठीक है। आंधी और तूफान की सूचना देता है। अगर वो धीरे धीरे गिरता है तो बारिश की सूचना देता है कि बरसात होगी। और अगर वो धीरे धीरे ऊपर उठता है तो वो स्वच्छ मौसम की इन्फॉर्मेशन देता, जानकारी देता है। तो मौसम वैज्ञानिक जो होते हैं वो बैरोमीटर का इस्तेमाल करते हैं एटमॉस्फेयर के बारे में जानकारी के लिए, ठीक है, बैरोमीटर का। तो याद रखें। वैसे एक चैप्टर अपने पास में आएगा प्रेशर दाब, द्रवों का दाब, गैसों का दाब, ठोसों का दाब, उस चैप्टर में हम इसके बारे में एक बार फिर चर्चा करेंगे, ठीक है। चलिए, है ना। ऑडियोमीटर, ऑडियो और वीडियो शब्द आपने सुना होगा। तो ऑडियो आवाज़ को कहते हैं, इससे हम क्या नापते हैं? ध्वनि की तीव्रता, ध्वनि की तीव्रता, ध्वनि की तीव्रता का मापन। वैसे हम प्रकाश वाले चैप्टर में, है ना, ध्वनि वाले चैप्टर में, तरंगों वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे ध्वनि की तीव्रता, उसका मात्रक आएगा डेसिबल। ध्वनि की तीव्रता का मात्रक होता है डेसिबल, है ना, या वेल होता है। लेकिन हम बात कर रहे हैं वो यंत्र जिसके द्वारा ध्वनि की तीव्रता को मापा जाता है, वो है हमारे पास में ऑडियोमीटर। तो ऑडियो आवाज़ को कहते हैं, ध्वनि को कहते हैं, उसकी तीव्रता कैसी है ना, आवाज़ ज़्यादा है या कम है, उसको नापा जाएगा, है ना, किस यंत्र के द्वारा? ऑडियोमीटर के द्वारा। लेकिन नापते हैं हम डेसिबल में, ठीक। एमीटर,
एमीटर से नापते हैं विद्युत धारा, विद्युत धारा का मापन करते हैं, विद्युत धारा को मापते हैं। देखिए विद्युत धारा मैंने बताया था कि विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, वो मात्रक है उसका, वो यूनिट है उसका, लेकिन जिस यंत्र के द्वारा हम विद्युत धारा को नापते हैं उसको कहा जाता है एमीटर। ठीक, एनीमोमीटर बहुत एग्जाम में आया है, ये बहुत मोस्ट है ये। तो एनीमोमीटर है ना, वायु की गति का मापन, वायु की गति का मापन, गति का मापन है ना। वायु की चाल अगर आपको नापनी है तो किस यंत्र का आप इस्तेमाल करेंगे, एनीमोमीटर का इस्तेमाल करेंगे। तो वायु की गति का मापन करते हैं हम एनीमोमीटर से। ठीक बेटा, आगे है एक्सीलरोमीटर। आपने सुना होगा शब्द एक्सीलेटर, एक्सीलेटर त्वरण है ना। तो एक्सीलरोमीटर देखिए, एक होता है स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर क्या बताता है, गाड़ी की चाल क्या है, कितने वेग, कितनी चाल से गाड़ी आपकी भाग रही है, वो स्पीडोमीटर का काम है। एक्सीलरोमीटर बताता है कि वेग में कितनी वृद्धि हो रही है, वेग में कितनी वृद्धि हो रही है, मतलब गाड़ी की रफ्तार प्रति सेकंड कितनी बढ़ रही है ना। तो इसलिए इसको कहा जाता है त्वरण का मापन, त्वरण का मापन। त्वरण का मापन हम करते हैं एक्सीलरोमीटर से। ठीक है, तो आज मैंने आपको 5 बता दिए हैं, है ना। बैरोमीटर, वायुमंडलीय दाब का मापन, दूसरा एमीटर, विद्युत धारा का मापन, तीसरा मैंने आपको बताया है एनीमोमीटर, वायु की गति का मापन, चौथा एक्सीलरोमीटर, त्वरण का मापन, और 5वां हमारे पास में बचा है ऑडियोमीटर, ध्वनि की तीव्रता का मापन। ठीक है, चलिए नया टॉपिक है हमारा, दूसरा टॉपिक है इसी में। देखिए दूसरा टॉपिक है हमारा घनत्व, अंग्रेजी में कहते हैं उसको डेंसिटी। डेंसिटी, घनत्व। अगर हम बिल्कुल आम भाषा में बात करें तो घनत्व का मतलब होता है किसी भी वस्तु का भार, भार कह सकते हैं, वजन कह सकते हैं, भारीपन कह सकते हैं, सॉरी सबसे अच्छा शब्द भारीपन है ना, सबसे अच्छा शब्द है भारीपन। जैसे गांव देहात में कहावत सुनी होगी, हल्का कौन, पानी, भारी कौन, पत्थर। क्यों? क्योंकि वो पानी में नीचे बैठ जाता है, इसलिए उसमें भारीपन है। तो घनत्व शब्द का मतलब होता है किसी भी वस्तु का भारीपन। लेकिन साइंटिफिक डेफिनेशन अगर हम देखें, वैज्ञानिक परिभाषा उसकी देखें, तो उसमें कहा गया है ना, किसी वस्तु के एकांक द्रव्यमान, किसी वस्तु के एकांक आयतन का द्रव्यमान, एकांक आयतन का द्रव्यमान घनत्व कहलाता है, घनत्व कहलाता है। एकांक आयतन, ये शब्द थोड़ा सा नोट कर लें, एकांक आयतन का मतलब क्या है। देखिए एक काम करते हैं, आप एक काम करें, 1 फीट लंबा, 1 फीट चौड़ा और 1 फीट ऊंचा एक थैला बनवा लें। कितना? 1 फीट लंबा, 1 फीट चौड़ा, 1 फीट ऊंचा थैला बनवा लें। एक ऐसी दूसरा थैला बनवा लें, वो भी 1 फीट लंबा, 1 फीट चौड़ा और 1 फीट ऊंचा हो। तो दोनों का आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लंबाई 1 मीटर गुणा चौड़ाई 1 मीटर गुणा ऊंचाई 1 मीटर, 1 गुणा 1 गुणा 1 करोगे तो भी 1 फीट या 1 घन मीटर जो है उसका आयतन बैठेगा। दोनों समान आयतन के थैले ले लें, एक थैले में आप रेत भर लें और एक थैले में रुई भर लें। दोनों का घनत्व समान, दोनों का आयतन देखो समान है, दोनों का आकार समान है दोनों थैलों का। एक थैले में आप रेत भर लें और एक थैले में आप रुई भर लें, फिर दोनों को उठाकर देखें और ये मुझे बताएं कि कौन सा आपको भारी महसूस होगा।
कौन सा होगा, रुई वाला या रेत वाला? तो रेत वाला आपको भारी लगेगा। इसका मतलब रेत का घनत्व ज़्यादा है, रेत में भारीपन ज़्यादा है किसके मुकाबले, रुई के मुकाबले। ठीक है, चलिए अब देखो भाई, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व को हम d से दिखाते हैं, डेंसिटी है, द्रव्यमान को हम m से दिखाते हैं और आयतन को हम v से दिखाते हैं। यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखें, अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान बढ़ा लोगे तो उसमें भारीपन बढ़ जाएगा, अर्थात घनत्व बढ़ जाएगा। अगर उसका आयतन बढ़ा दोगे तो घनत्व घट जाएगा, क्योंकि d और v एक दूसरे के उल्टे हैं, है ना। d और v एक दूसरे के उल्टे हैं, d और m आमने सामने है, तो इसलिए कहा जाता है कि द्रव्यमान बढ़ने पर घनत्व बढ़ जाएगा। ठीक है भाई, एक मान लो एक थैला छोटा है और एक थैला बड़ा है ना। ठीक है, या आप ये कहें कि एक वस्तु भारी है, उसका द्रव्यमान ज़्यादा, और एक वस्तु हल्की है, उसका द्रव्यमान कम है ना। अगर m का मान लेस देन हो जाता है तो घनत्व भी घटता है। दो बातें तो ये हो गई, लेकिन ये ज़्यादा मोस्ट है, अगर v का मान बढ़ जाता है तो d का मान घट जाएगा, और अगर v का मान घट जाता है तो d का मान बढ़ जाएगा। चलिए हम बात कर रहे हैं घनत्व के मात्रक की, है ना। तो द्रव्यमान का मात्रक पढ़ा होगा आपने, किलोग्राम पढ़ा है कि नहीं। आयतन होता है, आयतन लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, मीटर गुणा मीटर गुणा मीटर। इसका मतलब इस तरीके से आप देख लो, है ना, इस तरीके से देख लो। आयतन को आपने क्या पढ़ा था, आयतन को कभी आपने पढ़ा होगा लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो लंबाई का मात्रक मीटर, चौड़ाई का मात्रक भी मीटर, और गुणा ऊंचाई का मात्रक भी मीटर। मीटर 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 की 3 बार गुणा कराओगे तो मीटर क्यूब। ठीक है, तो इसका मात्रक हो जाएगा किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। ठीक है कि नहीं। अब उसके बाद में देखो, इसकी बीमा बनाओ, तो घनत्व की बीमा क्या आएगी, द्रव्यमान जो किलोग्राम है, किलोग्राम की बीमा होती है m, है ना। मीटर की बीमा होती है l, तो l क्यूब ऊपर पहुंचा दो तो m l की पावर -3। ठीक है, m l की पावर -3। ठीक, घनत्व कैसी राशि है, अगर वो आपसे पूछने लगे, है ना, तो वो राशि जो है वो अदिश है। इसमें केवल परिमाण होता है, इसमें दिशा नहीं होती। तो पूछने लगे घनत्व कैसी राशि है, तो घनत्व जो है एक अदिश राशि है ना, एक स्केल क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है वो। इसके लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती, है ना। तो घनत्व में ये तो क्वेश्चन एक नॉर्मल चीज़ें हैं, है ना, लेकिन एग्जाम में बहुत अच्छे से पूछी जाती चीज़ें। देखो मैं आपको बताऊं, जो चीज़ हल्की होगी वो तैरेगी, जो चीज़ भारी होगी वो नीचे बैठ जाएगी। इस बात को अपने जहन में, दिमाग में बैठा लेना। जो चीज़ हल्की होगी वो तैरेगी, जो चीज़ भारी होगी वो बैठ जाएगी। जैसे मैंने कहा अभी, हल्का कौन, पानी, भारी कौन, पत्थर। पत्थर भारी है इसलिए पानी में वो क्या हो गया, डूब जाएगा। जो चीज़ें भारी होंगी वो नीचे बैठ जाती हैं, जो चीज़ें हल्की होती हैं वो ऊपर रहती हैं। तो हल्की चीज़ें तैरती हैं भारी चीज़ों पर, है ना। यहाँ से कई सारे क्वेश्चन पूछे गए एग्जाम में। जैसे एक उदाहरण आता है ना, आकाश में बादलों का तैरना। बादलों का तैरना, तो देखो आकाश में बादल क्या होते हैं बेटा, वो तैरते हैं। अब चूंकि आकाश में बादल तैरते हैं, चूंकि आप देखते हैं ना कि जो हमारी पृथ्वी का धरातल है उसके ऊपर हमारा एटमॉस्फेयर है, वायुमंडल है, और वायुमंडल का एक हिस्सा क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल में ही बादल रहते हैं। तो क्षोभ मंडल में जो बादल तैर रहे हैं वो क्यों तैर रहे हैं, क्योंकि बादलों का घनत्व है कम, और जो नीचे हवा है ना, हवा एयर है एटमॉस्फेयर की, उसका घनत्व है ज़्यादा। तो
नीचे हवा का घनत्व तो है ज़्यादा और बादलों का घनत्व है कम, इसलिए बादल तैरते हैं। तो इसलिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि आकाश में बादल तैरते हैं क्यों। ठीक है, तो अगर वो क्यों लगा दे तो आपको जवाब ये देना पड़ेगा अल्प घनत्व के कारण। इसका जवाब क्या आएगा? अल्प घनत्व के कारण। अल्प घनत्व के कारण बादलों का घनत्व जो है वो कम होता है, बादलों का घनत्व वायु के घनत्व से कम होता है, इसलिए वायु के ऊपर बादल तैरते हैं, एयर के ऊपर बादल तैरते हैं, बादलों का घनत्व कम होता है बेटा। ऐसे एक दूसरा उदाहरण पूछा गया है, देखिए बर्फ पानी पर तैरती है, बर्फ पानी पर है ना तैरती है, बर्फ पानी पर तैरती है। चूंकि बर्फ तैर रही है किसके ऊपर? पानी के ऊपर। तो चूंकि बर्फ तैर रही है तो बर्फ का घनत्व कैसा होगा? अल्प होगा, कम होगा, और पानी का घनत्व कैसा होगा? ज़्यादा होगा, है ना। तो इस सवाल का जवाब भी यही है। अगर आपसे पूछने लगे कि बताइए बर्फ पानी पर क्यों तैरती है, तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे अल्प घनत्व के कारण, अल्प घनत्व के कारण। इसका जवाब भी वही है ना, अल्प घनत्व के कारण। या आप ये कह सकते हो कि पानी का घनत्व ज़्यादा होता है, बर्फ का घनत्व कम होता है, इसलिए बर्फ पानी के ऊपर तैरती है, इसलिए बर्फ जो है वो पानी के ऊपर तैरती है अल्प घनत्व के कारण, उसका घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है। एक और एग्जाम में सवाल ये पूछा गया, इस पर थोड़ा सा ध्यान दे लें, है ना, कि कौन सा द्रव ऐसा है जिसका ठोस रूप उसी पर तैरता है। ऐसा कौन सा द्रव है ना, ऐसा कौन सा पदार्थ है जिसका ठोस रूप उसके द्रव भाग पर तैरता है। तो पानी का ठोस रूप होता बर्फ, पानी का ठोस रूप होता बर्फ और वो पानी पर ही तैरता है ना। तो ऐसा कौन सा पदार्थ है जिसका ठोस रूप उसके द्रव रूप पर तैरता है, तो वो होता है बेटा पानी। तो दोनों क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए, थोड़ा सा मेरी आवाज़ को ज़रूर सुने, है ना। इन क्वेश्चनों को सोल्व करने से पहले जो मैं बताता हूँ उस पर गौर ज़्यादा दे मैं, है ना। जो टॉपिक चल दिया है मैं उसके बारे में आपको जानकारी देता हूँ, उसको आप सुनने की कोशिश भी करें, ठीक। ऐसे देखो एक क्वेश्चन और आता है बेटा, तीसरा क्वेश्चन, है ना। स्टील की गोली पारे में तैरती है, जबकि लोहे की गोली डूब जाती है। ध्यान से सुने, स्टील की गोली पारे पर तैरती है। अगर वो पूछने लगे कि बेटा बताओ स्टील की जो गोली है वो पारे के ऊपर तैर रही है क्यों, स्टील की गोली पारे के ऊपर तैरती है क्यों, तो आप कह सकते हो कि भाई साहब पारे का घनत्व ज़्यादा होता है और स्टील का घनत्व कम होता है। आसान सवाल। अब सवाल ये है कि भैया लोहे की गोली जो है अगर वो पारे में डाल दोगे तो वो डूब जाएगी, क्यों डूब जाएगी? लोहे की गोली पारे में डालोगे तो वो डूब जाएगी, क्यों डूब जाएगी? तो आप कह सकते हो कि भाई साहब जो डूब रही है ना लोहे की डूब रही है, तो इसका मतलब हल्का कौन पानी और भारी कौन पत्थर, इसका मतलब क्या हुआ? लोहा भारीपन है। तो इसका मतलब ये हो गया कि लोहे का घनत्व ज़्यादा है, पारे का घनत्व कम है ना। मैं आपको बता दूं कि धातुओं में पारा एक धातु है जो कि द्रव अवस्था में है ना। पारा एक धातु है और कैसी अवस्था में है? द्रव अवस्था में है ना। पारा एक धातु है और वो किस अवस्था में बेटा? वो द्रव अवस्था में है ना। पारे का इस्तेमाल बैरोमीटर में भी करते, मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले, और पारे का इस्तेमाल थर्मामीटर में भी करते हैं, ठीक है। आगे देखें ऐसे क्वेश्चन, है ना। सड़ा अंडा पानी में तैरता है, जबकि स्वच्छ अंडा
जबकि स्वच्छ अंडा पानी में डूब जाता है। है ना। तो सवाल ये है कि भाई सड़ा हुआ अंडा वो पानी में तैरता है, सड़ा हुआ अंडा तैर रहा, देखिए सड़ा हुआ अंडा पानी में तैर रहा है, इसका मतलब क्या कहोगे? इसका मतलब कोई आपसे पूछता है कि सड़ा हुआ अंडा पानी पर तैरता है क्यों, तो आप कह सकते हो कि भाई साहब पानी का घनत्व ज़्यादा होता है और सड़े हुए अंडे का घनत्व कम होता है, इसलिए सड़ा हुआ अंडा पानी के ऊपर तैरता है। दूसरा सवाल ये है कि जो स्वच्छ अंडा है वो पानी में डूब जाता है, स्वच्छ अंडा पानी में डूब जाता है, इसका मतलब ये है कि स्वच्छ अंडे का घनत्व जो है वो ज़्यादा होता है और पानी का घनत्व कम होता है, इसलिए पानी में डूब जाता है। जैसा आपने सुना होगा कि डेड बॉडी पानी पर तैरती है, क्यों तैरती है डेड बॉडी पानी पर, है ना, तो इसलिए कहा जाता है कि जो डेड बॉडी होती है उसका घनत्व जो होता है पानी के घनत्व से कम होता है, इसलिए वो पानी पर तैरती है। ठीक है, तो बस आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। एक और क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा गया है ना, कि एक और क्वेश्चन है जो खूब एग्जामों में आया है और पूछा भी गया है। सवाल ये है बेटा कि तेल, है ना, जल के ऊपर तैरता है, जल के ऊपर तैरता है ना। सवाल यही है कि जो तेल है वो किसके ऊपर तैर रहा है बेटा? तेल जल के ऊपर तैरता है ना। अगर आप पानी में तेल की बूंदें गिरा दोगे तो वो पानी के ऊपर रहेंगी, है ना, डूबेंगी नहीं वो, है ना। अब बस सवाल यही है कि तेल जल के ऊपर क्यों तैरता है, तो क्यों तैरता बताइए, आप क्या कहोगे इसके बारे में, क्या कहोगे? आप यही तो कहोगे ना कि भाई साहब जल का घनत्व ज़्यादा होता है और तेल का घनत्व कम होता है, इसलिए तेल पानी पर तैरता है, तेल पानी पर तैरता है। एक क्वेश्चन खूब एग्जामों में पूछा जाता है कि पेट्रोल में लगी हुई आग पानी के द्वारा नहीं बुझती क्यों? पेट्रोल में अगर आग लग जाती है तो पानी डालकर आप नहीं बुझा सकते, क्यों नहीं बुझा सकते? क्योंकि पेट्रोल का मान लीजिए कोई टब है, उसमें आग लग जाती है, ठीक है ना, तो आपने आग को बुझाने के लिए क्या डाला? पानी डाला। पानी कैसा है, पानी का घनत्व कैसा है? ज़्यादा है, इसलिए क्या होगा, पानी नीचे बैठ जाएगा, फिर भी जो तेल है पेट्रोल है वो ऊपर रहेगा, क्या आग बुझ पाएगी? आग नहीं बुझ पाएगी। इसलिए थोड़ा सा ध्यान में रखना, है ना, कि पेट्रोल में जो आग लगती है, तेल में जो आग लगती है वो आग पानी के द्वारा नहीं बुझती। क्लियर होगी बात? चलिए अगला सवाल समझते रहिए मेरे साथ में, ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, उदाहरण बहुत एग्जाम में आते हैं, है ना। कहा जाता है, देखिए कोई भी पदार्थ है ना, उस पदार्थ की अवस्था परिवर्तन अगर आप कर लेते हैं, है ना, उस पदार्थ के आकार में भी आप परिवर्तन कर देते हैं तो उस पदार्थ का घनत्व कभी नहीं बदलता है। मान लीजिए लोहे की रोड बना लो, लोहे का आप लोहे की गेंद बना लो, है ना, लोहे का टब बना लो, है ना, लोहे की परात बना लो, लोहे का ऐसा कौन सा गुण है जो नहीं बदलेगा? ऑप्शन होंगे द्रव्यमान, ऑप्शन होगा घनत्व, है ना, ऑप्शन होगा आयतन, है ना, ऑप्शन होगा क्षेत्रफल। तो सब चीज़ें बदल जाएंगी, उसका घनत्व कभी नहीं बदलता है। तो आकार बदलने पर, है ना, ठीक है, किसी वस्तु का आकार बदलने पर उसका घनत्व नहीं बदलता है ना। तो प्रत्येक धातु को द्रव, है ना, प्रत्येक धातु को द्रव आदि का घनत्व अपरिवर्तित रहता है, अपरिवर्तित रहता है, उसका घनत्व कभी नहीं बदलता है ना। ठीक है, तो बेटा आज हमने एक टॉपिक पढ़ा घनत्व, उसके बहुत अच्छे क्वेश्चन हमने आज सोल्व करे हैं, उदाहरण को सोल्व करे हैं। दूसरी बात, आज हमने कुछ मात्रक पढ़े थे, यंत्र पढ़े थे, उनके बारे में हमने जाना। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो
तो बेटा इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को भी जो है सब्सक्राइब करें, ठीक है। तब तक के लिए, नेक्स्ट क्लास तक के लिए मिलते हैं, है ना। आप पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुभ रात्रि, शब्बा खैर, ठीक है।